नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ वर्ग 6 विषय हिंदी का पाठ 19वां लेकर, जो केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है वसंती हवा। इसका नाम है वसंती हवा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कविता को दूर आते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़ें, पेज नंबर 98 निकाल लें और पढ़ना शुरू करें। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ, मुसाफिर अजब हूँ न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झूलती चली मैं झूमती चली मैं। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरिधम से फिर चढ़िया में ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में गूं। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। हवा हूँ हवा में वसंती हवा हूँ, खड़ी देख अलसी लिए सी से कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में वसंती हवा हूँ, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया मनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसेला लहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो ये थी केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही खूबसूरत हवा, बहुत ही खूबसूरत कविता जिसका नाम है बसंती हवा। तो बच्चों, बसंती हवा किसे कहते हैं? तो वह हवा जो बसंत ऋतु में चलती है। आप जानते हैं हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। इसमें सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर बसंत ऋतु है, और उस बसंत ऋतु में जो हवा चलती है उसी को बसंती हवा कहा जाता है। तो इसी बसंती हवा का मानवीकरण करके कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसे हम लोगों को समझाया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बावली मतलब पगली, मस्त मौला मतलब आज़ादी पसंद करने वाला, मुसाफिर मतलब यात्री, निर्जन मतलब सुनसान, सृष्टि मतलब संसार, शीश मतलब माथा, सिर, कलसी मतलब घड़ा गगरी, पथिक मतलब यात्री, राहगीर राही, अलसी मतलब तीसी, एक प्रकार का अनाज है। तो इस प्रकार से हम लोग, अब आइए हमने भावार्थ को देख लिया, अब आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ को हमने देख लिया, आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। और भावार्थ में हवा हो हवा में मैं बसंती हवा हूँ। हवा का कहना है कि मैं बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ, और ये कह रही कि सुनो बात मेरी मैं अनोखी हवा हूँ। और जैसी हवाएं हैं, पछुआ है, पूर्वा है, इस तरह की मैं हवा नहीं हूँ, मैं अनोखी हवा हूँ। क्यों अनोखी हूँ? इसलिए कि बड़ी बावली हूँ, मैं पगली किस्म की हूँ, और मस्त मौला आज़ादी पसंद करने वाली, स्वतंत्र रहने वाली मैं हवा हूँ। मुझे कुछ फिक्र नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, बड़ी निडर हूँ, किसी से मैं भयभीत नहीं रहती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, और जिधर मैं चाहती हूँ उधर मैं घूमती रहती हूँ, उधर जाती रहती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ।
अब अगली पंक्तियों में हवा कहती है कि मैं मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर वह कहलाता है जिसका एक मंजिल होता है, जिसका एक घर होता है, वह अपने घर से अपने मंजिल तक पहुँचता है। लेकिन बसंती हवा कहती है कि मुसाफिर अजब हूँ, मैं एक अलग तरह की मुसाफिर हूँ। न मेरा कोई घर बार है, न मेरा कहीं जाने का उद्देश्य है, न मुझे कहीं पहुँचना है, न मुझे किसी से कोई इच्छा है, नहीं मुझे किसी से कोई आशा है, मेरा कोई प्रेमी भी नहीं है और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। इसलिए मैं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मैं बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ। अगली पंक्तियों में हवा कहती है जहाँ से चली मैं। हवा कह रही कि मैं जहाँ से चली हूँ और मुझे जहाँ जाना है, जहाँ को गई मैं, और रास्ते में जो मिलता है शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत यानी बालू, निर्जन स्थान यानी जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, और यही नहीं और रास्ते में क्या मिलते हैं, हरे लहलहाते खेत मिलते हैं, पोखर, तालाब, पोखरा मिलता है। सब में मैं झूलती हूँ, सबको मैं झुलाती हूँ, सब में मैं झूलती हूँ और सबको मैं झुलाती हुई चलती हूँ। मैं बसंत ऋतु में चलने वाली हवा बसंती हवा। आगे हवा अपनी बात कहती है चढ़ी पेड़ महुआ। कहती है कि मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ गई और महुआ के पेड़ को थपाथप मचाया, थपथपाया, और जब उसकी डालियाँ तेजी से हिली तो मैं नीचे जमीन पर धप से गिर पड़ी। और फिर मैं आम के ऊपर चढ़ी, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ी। उसे आम के पेड़ को भी हवा ने झकझोरा, लेकिन वहाँ कोयल बैठी हुई थी। जैसे ही हवा ने आम के पेड़ को झकझोरा तो कोयल कूक की आवाज़ बोलती है जो हवा के कान में जाती है, और वहाँ से वो हवा में उतर कर भागती है और भागकर हरे हरे खेत लगे हुए हैं गेहूँ के, उन हरे खेतों में लहर मारने लगती, इधर से उधर, उधर से उधर, और वहाँ अनेकों पहर तक वह लहर मारते रहती है, उसी में रहती है। उसे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है उन लहलहाते गेहूँ के खेतों में। और वह कहती है कि हवा हूँ, हवा में बसंत ऋतु में चलने वाली बसंती हवा। अब आगे हवा जो है अलसी के खेत में पहुँचती है, जिसे हमारे यहाँ तीसी भी कहते हैं। तीसी के खेत में पहुँचती, तीसी का पौधा देखिएगा, ऐसा एकदम पतला सा पौधा रहता है और ऊपर में उसका फल जो है ऐसे लगा रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि कोई पतली नारी जो है सर पे घाघर लिए हुए, घड़ा लिए हुए खड़ी है। तो हवा को यही महसूस होता है, वह कलश को गिराने के चक्कर में, कलसा को गिराने के चक्कर में, घड़ा को गिराने के चक्कर में अलसी के पेड़, अलसी के पौधे को काफ़ी हिलाई डुलाई, लेकिन वह घड़ा नहीं गिरा। तो इसी हार को अब वह हार गई, तो वह सरसों के पौधे को नहीं हिलाई डुलाई, वह आगे बढ़ी और कहती है कि इसी हार को पा हिलाई न सरसों, डुलाई न सरसों, हवा हूँ, हवा में बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ। आगे आखिरी पंक्तियों में हवा क्या कहती है, मुझे देखते ही अरहरी लगाई। बोली हवा की मुझे आते देखकर अरहर का जो पौधा है वह लगा गया, और उसे मैं मनाई, उसे मनाने की प्रयास की, लेकिन वह नहीं मानी, अरहर के पौधे नहीं माने। अब क्या हवा ने क्या किया, एक पथिक आ रहा था, उसी रास्ते से राहगीर आ रहा था, राही आ रहा था, वो अरहर के पौधे को उस पर ढकेल देती है और ढकेल देती है और खुद हंसती है। और जब बसंती हवा हंसती है, सभी दिशाएं हंसने लगती है, सभी पौधे हंसने लगते हैं, लहलहाते खेत हंसने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि हंसने लगती है, पूरा कायनात हंसने लगता है। तो ये रही केदारनाथ अग्रवाल के साहब की ये कविता का भावार्थ, जिस पर हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए जल्दी हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पाठ 6 का पहला प्रश्न, बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया? दूसरे मुसाफिर का भाई कोई घर होता है, उसे कहीं पहुंचना होता है, लेकिन बसंती हवा का ना कोई घर है, न कहीं पहुंचना है, न किसी से कोई उम्मीद है, न किसी की उससे कोई इच्छा है। तो इसलिए बसंती हवा जो है एक अलग मुसाफिर है। इन्हीं सब बातों को अपने प्रश्न में लिखिएगा। पाठ 6 का दूसरा प्रश्न, इस पाठ में खेत खलिहानों के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? बसंत ऋतु के आगमन को जब आप देखिएगा तो ठंडी समाप्त हो जाती है, गर्मी का आगमन होने वाला होता है। पौधे मुस्कुराते हुए अपने पुराने पत्तों को पेड़ त्याग देते हैं, नए पत्ते उसमें निकलने लगते हैं, पौधे लहरा जाते हैं, उसमें से कलियां निकलने लगती हैं, फूल
लगते हैं और एक उत्सव का माहौल हो जाता है, सभी लोग खुश। तो ऐसा लगता है उस समय कि सभी हंस रहे हैं। इसीलिए कवि ने इस अपने कविता में ऐसा कहा है कि खेत और खलिहानों के हंसने की बात की है। तो इन्हीं सब बातों को अपने प्रश्न में लिखिएगा। पाठ का तीसरा प्रश्न, बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आपको मुझे इसका आखिरी अंश जो है सबसे ज़्यादा लगता है। मुझे देखते ही अरारी न जाई, बनाया मनाया न मानी उसे भी न छोड़ा। कितना सुंदर है ना, हवा का एकदम, हवा को एकदम एक स्त्री बना दिया गया है और उसको हवा को आते देख अरारी लदा जाती है। उसको मनाने पर भी अरारी नहीं मानती है, तो एक पथिक आ रहा था, उस पर हवा ने उस अरारी को ढकेल देती है पथिक पर और खुद हंसने लगती है। इसके बाद खेत खलिहान सब हंसने लगते हैं, पौधे भी हंसने लगते हैं, गेहूं के लहलहाते खेत हंसने लगते हैं, पूरी सृष्टि हंसने लगती है, सभी दिशाएं हंसने लगते हैं। तो ये पाठ हमको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा, खड़ी देख अलसी लिए से इस कलसी की सुंदरता को स्पष्ट करें। देखिए, तो अलसी के पौधे को देखिएगा, तीसी के पौधे को, तो एकदम पतला सा एक पौधा निकला रहता है और उसके ऊपर अलसी का नीला नीला फूल लगता है और उस फूल के बाद उसमें एक कलसी जैसे, कलश जैसे एक फल लगता है और वो देखकर बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि कोई पतली सी स्त्री अपने माथे पर एक घड़ा लेकर खड़ी है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। इन्हीं सब बातों को अपने प्रश्न में लिखिएगा। पाठ से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बसंत का आगमन कब होता है? इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं? अपनी भाषा में लिखिए। बसंत का आगमन लगभग, बसंत के आगमन को माना जाता है बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, जिस दिन हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। तो ठंडी उस दिन से लगभग समाप्त हो जाती है। सूरज का प्रकाश बहुत अच्छा लगता है, पौधे अच्छे हो जाते हैं और कोमल पत्ते उसमें से निकल जाते हैं, कलियाँ खिलने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, सभी दिशाएं सुंदर लगने लगती है। आदमी जो है अंगड़ाई लेने लगता है, गर्मी का अनुभव आदमी को होने लगता है और बहुत ही सुंदर अच्छा परिवेश हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, इन्हीं सब बातों को आप इसमें लिखना। बसंत ऋतु बहुत अच्छा लगता है, उसका आगमन बहुत अच्छा लगता है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं? इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि हवा भी हमारी तरह एक मानव है और उसके अंदर भी भावनाएं हैं, कैसे कैसे वह चलती है और कितना आनंद लेती है, कितनी अटखेलियाँ करती है पौधों के बीच, महुआ के पेड़ पर, आम के पेड़ पर और अलसी के साथ सरसों के पौधे को नहीं छूती है, फिर अरहर के पौधे को ढकेल देती है पथिक पर। बड़ा ही सुंदर लगता है हवा के बारे में जानकर। आप पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न, सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। बच्चों, सरस्वती पूजा विद्या की देवी का आराधना, उस दिन हम लोग फूलों से अपने विद्यालय को सजाते हैं, बहुत साफ सफाई होती है और सरस्वती जी की प्रतिमा को सामने रखकर पूजा अर्चना करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। कई खेल महोत्सव का आयोजन भी होता है। तो इन सभी बातों को आप लोग जो जो काम सरस्वती पूजा को करते हैं सभी को सजाकर अपने शब्दों में लिखिएगा। व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। नीचे लिखे गए पदांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित करिए। जैसे आपको क्या करना है कि इनको अपने कॉपी पर लिख लेना है। जैसे आप देखते हैं पहली लाइन, अनोखी हवा, इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, अनोखी हवा हूं, इसको अपने कॉपी पर आपने लिख दिया। अब यह अनोखी जो है विशेषण है तो उसको आपने अंडरलाइन कर दिया। तो इसी तरह दूसरे लाइन में बावली विशेषण है तो इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, इसके नीचे एक रेखा खींच दिया। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला जो है विशेषण है, इसमें मस्त मौला में खींच दिया। इसी तरह से आप देखिएगा फिकर कुछ के नीचे खींच दिया, निडर के नीचे खींच दिया। तो ये सब जो है इसमें विशेषण है। अब योजक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं, जैसे दिन रात। तो ये दूसरा प्रश्न व्याकरण का है, दिन रात। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द के बीच योजक चिन्ह लगे रहते हैं। तो उनको आप देखिए और उनको खोजिए और उनको खोजकर आप लिखिए। जैसे और मैं आपको इस पाठ में देखिए क्या क्या है। जैसे है घर बार,
इस पार्ट में देखिएगा घर बार के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है। और देखिए खोजिए इसमें और किस किस के बीच चिन्ह लगा हुआ है, जैसे हिलाया पिलाया, और बनाया मनाया। और देखिएगा कहाँ कहाँ ऐसा चिन्ह लगा रहता है, उन शब्दों का लिखिएगा। तो इस प्रकार से व्याकरण के प्रश्न खत्म हो गए। कुछ करने को, ये तो आप ही को करना है, तो कुछ करने को में ऋतु से संबंधित कोई कविता अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ऋतु से संबंधित कोई, जैसे सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, इस तरह की कविता आप खोजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। दूसरा, आप किन किन चिड़ियों को आवाज़ से पहचानते हैं? बहुत सारे चिड़ियों को, जैसे कौवा को, कोयल को, इन सभी को हम लोग आवाज़ से पहचानते हैं। तोते को हम लोग आवाज़ से पहचानते हैं, कबूतर को हम लोग आवाज़ से पहचानते हैं, गौरैया को हम लोग आवाज़ से पहचानते हैं। तो एक तरफ आप जो है चिड़िया का नाम लिखिएगा, दूसरी तरफ उनकी बोली को लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आप इसको बना लीजिएगा, एक सूची बना लीजिएगा। और तीसरा, वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आप कौन कौन सा कदम उठाएंगे, कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए, कक्षा में अपने साथियों से चर्चा करिए। तो वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले तो गंदगी भाई कहिए, आप परिवेश में मत छोड़िए, किसी चीज़ को जलाना ना पड़े, ये ध्यान रखिए। आप साइकिल का प्रयोग करिए, वाहनों पर को लोग कम चलाएं, एसी का प्रयोग कम करें। तो इस तरह से कल कारखानों को कम किया जाए। तो इस तरह से जो है आप देख लें वायु के प्रदूषण को कैसे रोका जाता है, अपने क्लास में चर्चा कर लें। तो आज बस इतना ही। अब इस क्लास के सारे पाठ खत्म हो गए। अब अगले क्लास का वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए